और आज की इस वीडियो का टॉपिक है ऑर्थराइटिस। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपको ऑर्थराइटिस है तो आपको किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए कि आपको इसमें रिलीफ मिल सके। और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर आपको ऑर्थराइटिस है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि आपको वर्कआउट करने में, एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ साथ हम एंड में डिस्कस करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थराइटिस के जो टाइप्स हैं। वैसे तो काफ़ी टाइप का ये होता है, बट इसके दो मेन टाइप हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिनमें से पहला टाइप आता है र्यूमेटॉइड ऑर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो जॉइंट्स हैं उनमें सूजन आने लगती है और उनके अंदर एक स्टिफनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स की जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है और हमारी जो मसल्स हैं वो उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रह पाती और हमें जॉइंट्स में पेन होने लगता है। ये जो है जनरली 25 साल से 45 साल के लोगों को ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो ये मोस्टली 55 साल से ज़्यादा एज वाले लोगों को होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट्स के ऊपर कार्टिलेज होती हैं, जो हमारे दो बोन्स हैं, वो उनका जो जॉइंट है उसके बीच में दोनों साइड कार्टिलेज लगी होती हैं और जब भी हमारे जॉइंट्स पर कोई शॉक पड़ता है या फिर ज़्यादा वेट पड़ता है तो वो कुशन का काम करती हैं दोनों बोन के बीच में। तो इसमें क्या होता है कि एज के साथ साथ और हार्मोन्स की वजह से ये जो कार्टिलेज है ये घिसने लगती है और उसके बाद जो हमारी बोन है जो कि जॉइंट पर आपस में जुड़ी हुई है वो आपस में रगड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से उनमें पेन होने लगता है। और ये जो पेन है ज़्यादातर हमारे नी जॉइंट और हिप जॉइंट में पाया जाता है, क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी का लोड है वो ज़्यादातर हमारे नीज और हिप जॉइंट पर ही रहता है। अब बात करते हैं स्पेशल प्रिकॉशंस की। तो अगर आप ऑर्थराइटिस में वर्कआउट करते हैं तो आपको 2 आवर्स पेन रूल को हमेशा याद में रखना चाहिए। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट करने के तुरंत बाद अगर आपको 2 घंटे या फिर 2 घंटे से ज़्यादातर कंटिन्यूस पेन आपकी बॉडी में फील हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, वर्कआउट करने के तुरंत बाद अगर आपको ये पेन हो रहा है तो आपको अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी या फिर ड्यूरेशन में से किसी भी एक चीज़ को थोड़ा कम कर लेना है। यानी कि आपको या तो उतना ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट अपना नहीं करना, थोड़ा सा कम इंटेंसिटी कर लेनी है, या फिर आपको अपने वर्कआउट की ड्यूरेशन, सपोज आप 45 मिनट अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो वो आपको कम करके 30 मिनट कर लेनी है। तो ये सबसे मेन प्रिकॉशन है जो आपको ध्यान में रखनी है ऑर्थराइटिस में वर्कआउट करते हुए। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जिस टाइम पे आपका जो पेन है वो पीक पर हो उस टाइम पे आपको अपने वर्कआउट को अवॉइड करना चाहिए। उस टाइम आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जिन पेशेंट के नी जॉइंट या फिर हिप जॉइंट में ज़्यादा सिम्टम्स ऑर्थराइटिस के हैं उन्हें रनिंग, जॉगिंग और सीढ़ियाँ चढ़ने जैसी एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए। वहीं अगर आपके एल्बो जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट में ज़्यादा सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं ऑर्थराइटिस के तो आपको रोइंग मूवमेंट से बचना चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए जिसमें आपको किसी चीज़ को अपनी तरफ पुल करना है, उन एक्सरसाइज को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी ऑर्थराइटिस की वजह से हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिसमें कि आपके लेग्स आपके हिप लेवल से ऊपर जाएं या फिर आपको अपने लेग्स को 90 डिग्री से ऊपर लिफ्ट करना पड़े। और सेकंड पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है तो आपके जो पैरों के पंजे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए जब भी आप खड़े हैं या फिर आप घूम रहे हैं उस टाइम पर। ऐसा ना हो कि आपके पंजे बाहर की तरफ ज़्यादा रोटेट हैं या फिर ज़्यादा अंदर की तरफ आप रोटेट करके अपने पंजों को आपको नहीं खड़ा होना है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज गाइडलाइंस के बारे में। तो सबसे पहले तो अगर आपको ऑर्थराइटिस है तो आपके जो फिजिशियन हैं जिनसे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे आपको मेडिकल क्लियरेंस लेना चाहिए कि आपकी जो कंडीशन है वो इस तरह की है कि आप वर्कआउट कर सकते हैं या फिर वर्कआउट करने का आपके लिए कोई बेनिफिट है या फिर नहीं है। उसके बाद अगर आपके डॉक्टर आपको परमिशन दे देते हैं वर्कआउट करने की तो आपको अपने वर्कआउट को आफ्टरनून में परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो आपके जॉइंट्स की स्टिफनेस है वो कम हो जाती है और आपके लिए एक्सरसाइज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। मेन फोकस एक्सरसाइज करते हुए है वो आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट की मोबिलिटी और आपकी जो जॉइंट्स के आसपास की सराउंडिंग मसल्स हैं उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पर होना चाहिए, यानी कि उनको मजबूत बनाने पर होना चाहिए ताकि वो जॉइंट्स को सपोर्ट दे सके और आपका जो पेन है आपको उसमें रिलीफ मिल सके। तो इसके लिए आपको अपने वर्कआउट में वार्म अप में कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेज ऐड करनी चाहिए ताकि आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी इंक्रीज हो, और वर्कआउट के बाद कूल डाउन में कुछ स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स ऐड करनी चाहिए ताकि आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल बन सके। और स्पेशली आपको अपने शोल्डर, लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग और काफ की मसल की फ्लेक्सिबिलिटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं जो आपकी सराउंडिंग मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग की। तो उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए जो बेस्ट आपके लिए एक्सरसाइज है
वो है आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या होता है कि हम एक एक्सरसाइज में हर रैप में 10 सेकंड, 5 सेकंड या फिर 1 मिनट तक होल्ड करते हैं। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि इसमें इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं और आप इन एक्सरसाइजेज को अपने घर पर बिना किसी के गाइडेंस में भी परफॉर्म कर सकते हैं। जल्द ही मैं कुछ बेस्ट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसका लिंक आपको कुछ दिनों के बाद इस वीडियो के ऊपर आई कार्ड पर मिल जाएगा। तो अब अगर बात करें एक्सरसाइज मोड की, तो आप एरोबिक और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दोनों तरह से अपने वर्कआउट को कर सकते हैं। बट आप जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे वो आप लाइट वेट के साथ या फिर इलास्टिक ट्यूब के साथ या फिर बॉडी वेट के साथ आपको करनी है। और इसमें आपको मैं प्रीफर करूंगा कि आप केवल आइसोमेट्रिक होल्ड वाली एक्सरसाइज ही करें और वेट कम से कम रखें। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो आप वीक में 3 से 4 दिन एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं और 2 से 3 दिन आप आइसोमेट्रिक होल्ड वाली एक्सरसाइजेज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डेली वर्कआउट के ड्यूरेशन की, तो आप एरोबिक एक्सरसाइजेज 30 मिनट तक कर सकते हैं और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप अपने अकॉर्डिंग 45 मिनट टू 60 मिनट तक लेकर जा सकते हैं। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो आपको इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है और आप इसे लो इंटेंसिटी से मॉडरेट इंटेंसिटी तक लेकर जा सकते हैं। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो जब आप वर्कआउट करते हैं तो जो आपकी सराउंडिंग मसल्स हैं जॉइंट के, उनकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है, वो मजबूत बनती हैं, जिसकी वजह से आपको जॉइंट पेन में रिलीफ मिलता है। जब आप वर्कआउट करते हैं और आप मोबिलिटी एक्सरसाइजेज अपने वर्कआउट में ऐड करते हैं तो जो आपके जॉइंट्स की, आपकी मसल्स की फंक्शनल कैपेबिलिटीज हैं वो इंप्रूव होती हैं, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स की जो स्टिफनेस है और जो आपके जॉइंट्स एकदम से अकड़ जाते हैं, अकड़न जो जॉइंट्स की होती है वो कम होगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ऑर्थराइटिस में वर्कआउट करने के। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप हमारे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे डिजीज फ्री इंडिया की नेक्स्ट वीडियो के साथ।